हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आज मन जो है बहुत व्यथित है। कारण इसका ये है, इस दुनिया में ये जो नफ़रतों का दौर चल रहा है ना, ये न जाने कब ख़त्म होगा। इंसानी जो फितरत है बहुत ही गंदी होती है। जहाँ पर भी वो रहता है उसका दायरा छोटा होता है तो उसमें भी, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें भी, दुनिया भर में फैल जाए तो उसमें भी वो ये जो अपना एक श्रेष्ठता और न्यूनता का जो वो एक क्राइटेरिया तय करता है ना, कि हम बड़े और तुम छोटे, या हमारा राज्य होगा तुम्हारा नहीं। तो मतलब ये ना कि जो ये सह अस्तित्व के बगैर यहाँ पर जो एक संघर्ष इंसान उत्पन्न कर लेता है, वो कभी कभी तो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसकी बहुत बड़ी कीमत भी आपको चुकानी पड़ सकती है। और एक बात और भी है ना, गांधी जी ने कहा था कि आँख के बदले आँख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि हमारे जो वेद पुराण हैं उसमें लिखा गया है, सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। महाभारत को रोकने का प्रयास माधव ने किया था, लेकिन महाभारत रुकी कहाँ। तो जितना विनाश लिखना था उतना तो हुआ, क्योंकि कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि जितना ही हम दुनिया में आतंक फैलाएंगे, दुनिया में लोगों को परेशान करेंगे, हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, सीधे सीधे ये होगा ना कि पूरी दुनिया आपसे नफ़रत करने लग जाएगी। आज के अखबारों में जो भी खबरें हैं आप पढ़ रहे होंगे, और मुझे यही लगता है कि ये जो खबरें हैं ये मन को तोड़ती हैं, झकझोरती हैं, और कहीं न कहीं एक गहरा विषाद छोड़ जाती हैं। विचार करना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी इस अनैतिकता के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, और साथ ही साथ ये भी कि इंसान इतना क्रूर क्यों है, सिर्फ अपने बारे में वो क्यों सोचता है। मैं 90% लोगों को देखता हूँ सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में वो बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। खैर, ये बहस बहुत लंबी चलेगी, तो इस पर बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। और ये जो मुद्दा है, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, और जो इस दुनिया में हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दें, वो शांति से रहना सीखें। क्योंकि ये जो संघर्ष है ये इंसान को एक दिन बस वहीं ले जाके छोड़ेगी जहाँ पर असीम शांति है। समझ रहे हैं असीम शांति का मतलब? जीवन सबसे खूबसूरत है, और जीवन को नष्ट करना, जीवन को नष्ट करने का प्रयास करना या फिर नष्ट कर देना, इससे बड़ा पाप मैं नहीं मानता हूँ इस धरती पर कोई और हो सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे अब, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तो फिर आप न तो अपने परिवार में, ना अपने गांव के लिए, ना प्रदेश के लिए, ना देश के लिए, ना दुनिया के लिए आप कुछ भी योगदान दे नहीं सकते हैं। सक्षम होना, अगर आप जीवित हैं तो सक्षम बनिए, और सक्षम होने के लिए सबसे पहले प्रयास करिए कि आप अपना जो टारगेट है उसको आप अचीव करें। अप्रैल का कैलेंडर आपके सामने है, और धीरे धीरे जो तारीखें हैं वो आपकी यहाँ पर समाप्त होती चली जा रही हैं। कितना समय बचा हुआ है आप खुद जान सकते हैं। आज 23 अप्रैल हो गई है, और अब बहुत ही गिनती के दिन आपके पास बचे हुए हैं अप्रैल के महीने में। यूँ कहिए कि बस एक सप्ताह आपके पास और बचा हुआ है। और मई में जो लोग टीजीटी दे रहे हैं तो उनके पास 10 दिन का समय और बचा हुआ है। मतलब ये कुल मिला के लगभग 17 दिन मान चलिए, 15 दिन ही मान के चलिए कि अब आपकी टीजीटी परीक्षा में केवल जो है 15 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो टीजीटी के लिए कितना समय आपके पास है? मात्र 15 दिन। क्या ये जो 15 दिन हैं ये निर्णायक हो सकते हैं, या फिर अगर आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें आप 45 दिन मान सकते हैं? अब एग्जैक्टली 45 डेज़ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी केवल 20 दिन आपको मिलते हैं। तो 10 दिन में इसमें से आप और कम कर लीजिए, आपके पास ओनली 35 डेज़ हैं। तो क्या टीजीटी और पीजीटी के लिए जो समय बचा हुआ है, क्या ये पर्याप्त है? तो देखो, मैं कहना चाहूँगा कि समय जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है, क्योंकि जो समय बीत चुका है वो जा चुका है, और जो अभी आने वाला है वो अभी आया नहीं है। और हमें प्रयास कहाँ पर करना है? हमें प्रयास अपने वर्तमान में करना है। और अगर आप वर्तमान में अपना जो समय है वो सही काम में लगा रहे हैं
हमारा फ्यूचर जो है ना वो अपने आप जो है बनता चला जाता है। इन 15 दिनों में टीजीटी वाले क्या करें और पीजीटी वाले क्या करें? देखो, फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी के बारे में। पीजीटी के बारे में थोड़ा बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन टीजीटी में ये जो 15 दिन हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कई बार जब आप पेपर हल करते हैं, आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना समय आप दे सकते हैं उतना आप रिवीजन करें। टाइम ब्लॉक सेट करें, सुबह का टाइम ब्लॉक, दोपहर का टाइम ब्लॉक और रात का यानी कि शाम का टाइम ब्लॉक। और इन टाइम ब्लॉक में नो डिस्टरबेंस, यानी कि मोबाइल फ़ोन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक, नहीं पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को दूर ही रखें। और जब आप पढ़ें, भले ही जो आपका टाइम ब्लॉक है आप ज़्यादा लंबा मत बनाइएगा, 1 घंटा 10 मिनट से बड़ा तो होना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि आप तय करिए 40 मिनट से लेकर 70 मिनट के बीच में आपका जो टाइम ब्लॉक है वो सेट होना चाहिए। 2-2 टाइम ब्लॉक रखिए, ठीक है। और जब आप पहला टाइम ब्लॉक पूरा कर लें, थोड़ा सा रेस्ट लें, लेकिन रेस्ट लेने में आप रील मत चलाएं, फालतू की न्यूज़ मत देखें, सोशल मीडिया पर मत जाएं। उस समय आप या तो आंख बंद करके लेट जाएं, या कुछ म्यूजिक सुन लें, या फिर कोई मोटिवेशनल अगर आपको कहानी समझ में आती है तो वो देख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रील तो बिल्कुल ना देखें। 2 ब्लॉक सुबह, 2 ब्लॉक दोपहर, 2 ब्लॉक शाम को पूरा करेंगे। रिवीजन भी हो जाएगा, जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। जो टॉपर होते हैं ना वो बाद में आपको जो चीज़ें बताते हैं, मैं सही बताता हूँ, लास्ट टाइम में भी लोग एग्ज़ाम जब देने के लिए जाते हैं, क्लास में घुसने से पहले, मतलब परीक्षा भवन में घुसने से पहले भी लोग रिवीजन करते रहते हैं। तो क्या ये सही है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल सही है। कारण क्या होता है? पहली बात तो ये कि मन में तो किसी प्रकार का क्षोभ और धैर्य क्षोभ और विषाद मत रखिएगा, पूरा धैर्य रखिए। और लास्ट मोमेंट में जो चीज़ें आप रिवाइज़ कर रहे हैं, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी। चीज़ों को याद रखने में रिवीजन से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई 1-2 पन्ने का है तो उसको आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें आपको गड्ढ-मड्ढ कर देंगी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो 15 दिन है इसका सही उपयोग करें। और रही बात पीजीटी वाले, तो पीजीटी वाले भी अब ये समझ लें कि उनके पास टाइम नहीं है, और वो कम से कम अब से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर, 30 दिन तो बहुत मैं बोल रहा हूँ, 25 दिनों के अंदर अंदर अपना जो पूरा सिलेबस है उसको पूरा करें। लास्ट 10 डेज़ ओनली फॉर रिवीजन रखें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, और आप वही पढ़ें जिसमें आपको लगता है कि आपको नहीं आता है। मतलब कम से कम दोपहर का या सुबह का जो टाइम ब्लॉक रखें वो कठिन चीज़ों के लिए रखें। रिवीजन के लिए आप जो टाइम ब्लॉक सेट करें, जैसे सुबह में आप मान लेते हैं कि 1-1 घंटे का 2 टाइम ब्लॉक रख रहे हैं, तो पहला घंटा रिवीजन का होना चाहिए। पहले आप रिवीजन कर लीजिए 1 घंटे में। नेक्स्ट ब्लॉक वो टॉपिक रखिए जो टॉपिक आपको समझ में कम आते हैं। दोपहर में जब आप पढ़ने बैठें तो कम से कम 3 टाइम ब्लॉक आप रखिए अगर आपके पास समय है। पहले टाइम ब्लॉक में जो आपने सुबह पढ़ा हुआ है इसका रिवीजन करें। 2 टाइम ब्लॉक में आप नई चीज़ें पढ़ सकते हैं या फिर रिवीजन कर सकते हैं, और शाम को भी। अब सिलेबस कितना बचा हुआ है, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने छोड़ दिया है, अभी कितना पूरा करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस आपको समय बता रहा हूँ। अगर इतना करेंगे तो डेफिनेटली 15 दिनों में भी आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जिसमें आपका बिना मतलब का समय जाता है ना, वो सारी चीज़ें छोड़िए। आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपको ऐसे ही अपना जो है सब कुछ मान लेते हैं। आप असफल हो जाते हैं तो कोई आपको पूछता नहीं है। आपने देखा होगा कि अब जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अजीब ये लगता है कि लोग अपनी अपनी जातियों के जो फ़ोटोज़ हैं सफल अभ्यर्थियों के, वो सोशल मीडिया पर चेपना शुरू करेंगे और बताएंगे ये हमारे मौसी का बेटे के दादी का चाचा का नाना है, जो भी है। मतलब अनावश्यक संबंध लोग जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये ना, सफल होते ही लोग आपके रिश्तेदार स्वयं बन जाते हैं, और जब आप असफल होते हैं तो आपके घर वाले भी मतलब ये नहीं कहते। तो सफलता के रिश्तेदार होते हैं, असफल व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, असफल व्यक्ति की कोई पूजा नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी पहचान को साबित करें, ठीक है। और जब तक आप सफल नहीं होंगे उम्मीद भी मत रखिएगा कि कोई आपका सम्मान करेगा, क्योंकि असफल व्यक्ति और मांगने वालों से ये दुनिया बहुत चिढ़ती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई
आपकी परीक्षा के बारे में। खैर, आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा लेक्चर आप दे रहे हैं सर, तो एग्जैक्टली ना मैं लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सारे एस्पिरेंट जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये बताना है कि समय बहुत कम है, बहुत तेज़ी से बीत रहा है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आज के दिन का भी लगभग कुछ घंटा निकल चुका होगा और टाइम तो सबके लिए बराबर ही रहता है, तो समय निकल जाएगा, फिर समय वापस नहीं आएगा। इसलिए ये बातें करना बताना आपको ज़रूरी है। डीएलएड अभ्यर्थी जो 28 को घेरेंगे बेसिक शिक्षा निदेशालय, लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वे वेट कर रहे हैं कि कोई प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आ जाए। 2018 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं है। फिलहाल अब ये जो अभ्यर्थी हैं बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा के सिस्टम को याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब, हम भी अभी बाकी हैं, हमारी भी परवाह करो। लेकिन सिस्टम और जो हमारे सिस्टम के मतलब ओहदेदार हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, वो मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, जब होगा तो देखा जाएगा। मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो चुकी है। अभी बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि जो हाल ही में यूपीएचईएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, 16 और 17 अप्रैल को ये परीक्षा करवाई गई थी। तो फिलहाल अब इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे? तो पहले तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो देखो, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अप्रैल के लास्ट में, यानी कि 25 से लेकर 30 के बीच में पहले तो आपकी आंसर की आएगी, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होंगे। फाइनल आंसर की आते आते 10 अप्रैल बीत जाएगा। रिजल्ट 10 मई बीत जाएगी। फिर उसके बाद आगे चलकर मई जून तक, मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो जून में स्टार्ट कर ली जाएगी आपकी जो आगे की प्रक्रिया है, इंटरव्यू वगैरह। तो इंटरव्यू के लिए आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हों। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, गाइडलाइन आपको दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनेगा। ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो जुड़ जाएं। ग्रुप को क्रिएट करके लिंक मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा इस ग्रुप के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें आप लोग जुड़ जाएं। वहाँ पर हम आपसे बात करेंगे और टाइम टू टाइम आपको जो है सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलते रहेगा कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक खबर यहाँ कर्नाटक से आ रही है। किसी जाति को शिक्षा व नौकरियों में कोटे के लिए अलग अलग वर्ग में नहीं रह सकते। तो ये एक पुराना मामला था 1993 का। इसमें क्या हुआ था कि समूह बी, मतलब समूह बी और इसके बाद डी, रोज़गार के समूह डी, मतलब इसमें क्या हुआ था कि शिक्षा के लिए अलग ग्रुप में रखा गया था, नौकरी के लिए अलग ग्रुप में रखा गया था। तो ये मतलब ऐसा नहीं किया जाएगा, ये बात कहेगी, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। यूपीएससी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से 13 होनहार सफल हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से 13 लोग जो हैं वो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। खैर, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, निश्चित रूप से कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, कोई भी संस्था आपको सफल नहीं बना सकती है। आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसी से आप सफल होते हैं। और जिस दिन आपको लगने लगेगा कि हमारा जो अस्तित्व है वो किसी चीज़ के बगैर अधूरा है, तो वो चीज़ आप न प्राणपण से हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप सफल हो भी जाते हैं। ये देखिए, एक वैकेंसी कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, आप डेपुटेशन पर भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत डेपुटेशन भर्ती आई हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं ये उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी की हैं, मुख्य अभियंता हैं, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, वरिष्ठ अभियंता, लेखाकार और कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है आई हुई है। लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, ये सभी के लिए नहीं है। डेपुटेशन का मतलब होता है कि जो अभ्यर्थी काम कर रहे हैं, जैसे कि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान मिलेगा 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक, ग्रेड पे होगा 7,600, एक पद होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष की निरंतरता और संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और बाकी क्या है, शासकीय विभाग में उक्त वेतनमान और उल्लिखित पद पर कार्यरत अभ्यर्थी ही, मतलब अगर आप इस पद पर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। एंड सेम फॉर द ऑल, और यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लेखाकार और कनिष्ठ सहायक के लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम 5 साल का यहाँ पर अनुभव आपसे मांगा गया है। और बाकी अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
आप एक बार देख लीजिएगा, देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, और अब चलते चलते उन होनहारों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं जिन्होंने फ़िलहाल अपनी नहीं कई लोगों की दुनिया बदल दी है। एक अभ्यर्थी जब सफल होता है ना, तो वो सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ अपना नहीं, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम भी रोशन करता है। बहुत समय के बाद इलाहाबाद प्रयागराज की प्रतिष्ठा भी वापस लौटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, क्योंकि बहुत लंबे समय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये लग रहा था ना कि यहाँ से सिलेक्शन कम हो रहे हैं। खैर, इस बार की जो टॉपर हैं ये प्रयागराज से हैं, मूलतः ये बलिया से रहने वाली हैं शक्ति दुबे जी, लेकिन अब ये सफल हुई हैं और निश्चित रूप से इससे इलाहाबाद की प्रतिष्ठा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, प्रयागराज की प्रतिष्ठा भी वापस लौटेगी। बाकी लिस्ट आपने देख रखी है। टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं। महिला शक्ति को नमन करता हूं। और ये भी कि अभी भी जिन लोगों को लगता है ना कि पुत्र ज़रूरी हैं, तो उनको तो फिलहाल अब शर्म आनी चाहिए। पुत्र नहीं, योग्य पुत्री भी अगर है तो निश्चित रूप से आपके कुल का नाम रोशन करेगी, और अयोग्य पुत्र ये तो आपको भी ले डूबेगा। ठीक है, तो बात क्या है, योग्यता की है। बाकी ये खबर मुझे लगा था इस पर बात करूंगा, लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मूल रूप से मैं जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ये है कि मतलब खुद को बड़ा साबित करना, खुद को सुखी करने के लिए दूसरों की जान तक ले लेना, और अनावश्यक अधिकार प्राप्त करने के लिए अनावश्यक युद्ध में शामिल हो जाना। परिणाम सभी को पता है, ये दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आगे कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा डेफिनेटली कि ये भी पछताएंगे। लेकिन इन्होंने जो किया उसे न जाने परिवार, न जाने कितने परिवार जो है सड़क पर हैं, पूरे देश में छो गए। फिलहाल दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।